क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ, सब कुछ चल गया है, सब कुछ चला गया, सब कुछ बदल की मां। सब कुछ जल गया? क्या? मेरी खुशियां, मेरे ख्वाब, मेरी इज्जत, मेरी रूह, and what not, and what not. खान जी, खान जी, खान जी, खान जी। खुदा खैर करे, आपका तो हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा है। हाँ नफी, हंसी मुझे आती है अलाउद्दीन खान की बेवकूफी और बेगम साहिबा की सादगी पर। एक मट्टी के घरौंदे बना बना कर अपना जी बहला रही थी और दूसरा रेत की दीवार से टेक लगाए बैठा था। पानी की एक ही मौज ने उठकर दोनों का काम तमाम कर दिया। कोई नई खबर आई है क्या? हाँ, अभी अलाउद्दीन खान का फोन आया था, बता रहे थे कि बेगम साहिबा की तरफ से साफ जवाब मिल गया है, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। ये तो हमें पहले से पता था, अब आप अपनी फिक्र करें। हमारे लिए तो रास्ता बिल्कुल साफ है नफी। बदर की जात हमारे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट थी। अब तो बेगम तुम्हारे कदमों में गिड़गिड़ाने आएगी और अलाउद्दीन मेरे। अलाउद्दीन मामा के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वो बदर के लिए हमारी नाजी का रिश्ता मांगे। लेकिन आफ्ताब और जेबी का मामला अभी तक बेगम साहिबा के उसमें। अब उसके पास रहा ही क्या है नफी? खानदान का नशा तो उसके सर से उतर गया है। अब तो बेगम साहिबा को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। जेबी, नाज़ी, जेबी, मुझे इस बात का बहुत दुख है। आई एम रियली शॉक्ड। मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात नहीं है तो क्या खुशी की बात है? इत्मीनान की जरूर है। मुझे यूं महसूस होता है नाज, जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जेबी, बदर जैसे कजन को खोकर तुम इतनी मुतमईन हो? बदर की जात में मेरी कोई दिलचस्पी थी ना है, ये मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। फिर तुम्हारी दिलचस्पी का मरकज कोई और होगा। कोई और से तुम्हारा मतलब क्या है? कोई भी हो सकता है, कोई आ भी तो सकता है तुम्हारे ख्यालों की दुनिया में। मुझे बताओगी नहीं? कोई आया तो जरूर बता दूंगी। Yes, please. नाज़ी, तुम? हाँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बैठिए। मुझे यहाँ देखकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। ताज्जुब की तो कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान को ऐसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है जिससे निकलने के लिए उसको दूसरों के सहारे की जरूरत पेश आती है। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने सुना है बेगम साहिबा ने अपनी कंस्ट्रक्शन का काम तुम्हें सौंप दिया। आपने ठीक सुना है। और ये असाइनमेंट इससे पहले खान कंस्ट्रक्शन के पास थी। हो सकता है।
अली, मेरे पापा और आफ्ताब इस बात से सख्त नाराज हैं। नाराज मुझसे है या बेगम साहिबा से? मैंने बेगम साहिबा के मुसलसल इसरार पर ही इस असाइनमेंट को कबूल किया है। जो कुछ भी है, लेकिन ये बात इन दिनों हमारे यहाँ बहस का मौजू बनी हुई है और इसकी वजह से मैं बहुत बड़ी टेंशन और जहनी अजाब से दो चार हूँ। तुम्हारे घर के लोगों को मेरी इज्जत से रोटी कमाना भी पसंद नहीं? ये तो सरासर जाती है, नाइंसाफी है। मेरे ख्याल में इस केस में नाइंसाफी उनके साथ हो रही है। और तुम मेरे सामने उनकी वकालत करने आई हो, लेकिन तुम उस वक्त क्यों खामोश बैठी थी जब तुम्हारे घर में मेरे साथ और मेरे माँ बाप के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही थी? मैं उस वक्त भी मजबूर थी और अब भी मजबूर हूँ। तुम लोगों के सामने जिंदगी महज एक कारोबार का नाम है और इस कारोबारी ज़हनियत की जब खाकर मैं भी कारोबार की दुनिया में दाखिल हो चुका हूं। अपने कारोबार के साथ मैं कभी धोखा नहीं करूंगा। अली प्लीज। सॉरी नाजिब, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस। मैं समझता था कि जज्बाती मखलूक सिर्फ हमारी ईस्ट में पाई जाती, लेकिन तुम्हें देखकर पता चला कि वेस्ट के जज्बात परस्त तो हमसे भी 2 कदम आगे। तुम मुझे जज्बाती समझते हुए कि तुम जज्बाती ना होते तो अपने उस हॉलीवुड की परिस्तान को छोड़कर इस ख्यालीवुड कहानी की तकलीफ न करते डॉक्टर बीडी दुर्रानी। ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आके अपने खानदान में शादी कर लूँ। अपने बुजुर्गों के जज्बात, उनकी ट्रेडिशंस का एहतराम मैं अपना इंसानी फरीजा समझता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम ह्यूमन बीइंग। आफ्टर ऑल तुम इससे इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारा यही फैसला एक जज्बाती फैसला था और इसलिए मैं तुम्हें एक जज्बाती इंसान समझता हूँ। जज्बाती? जज्बाती भी मामूली किस्म का नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल सेंटिमेंटल किस्म का। और वो इसलिए कि तुम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय करके आए हो। ये मेरी अपनी मट्टी, अपने मदरलैंड के साथ वफादारी का सबूत है विकी। और ये इस मिट्टी के साथ गद्दारी का कुल्लम कुल्ला सबूत है डॉक्टर बीडी कि अपने मुल्क की मरीजों को जांचने की हालत में छोड़कर तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं इतना जज्बाती भी नहीं बनना चाहता कि दूसरों की जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी, फ्यूचर और कैरियर तबाह कर दूं। कैलिफोर्निया में मेरी जॉब है और वहां मैं अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करूंगा। तुम्हारी जॉब, तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ भी चल सकती है डॉक्टर। मैं अपनी प्रैक्टिस रुपयों में नहीं, डॉलरों में चलाना चाहता हूं मिस्टर विकी। डॉलरों में? मैं अपनी खुशियों को 30 खानों में तकसीम होते नहीं देख सकता विकी। मैं अपनी मेहनत का 30वां हिस्सा कैसे कबूल कर सकता हूं? तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे हैं डॉक्टर, बहुत ऊंचे। और अगर तुम्हारी हिसाब किताब का यही हाल रहा तो अंकल एडी का उजड़ा हुआ घर वीरां का वीरां रह जाएगा। आप कब से अकेले इस बंद कमरे में बैठे हैं? आपने मामूली सी बात को दिल का रोग बना लिया है। आपकी बावज की नीयत तो हम शुरू से ही जानते थे। मेरी भावज को बुरा मत कहो, कसूर तो तुम्हारे बेटे का है। उसके वापस जाने की शर्त ने बना बनाया खेल बिगाड़ दी। अब तो जो होना था वो हो गया। अरे हमारे बेटे के रिश्ते की बात तो गुल मोहम्मद का घर मौजूद है। मन्नतें मानकर वो अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार हैं, और वो भी हमारी शराइत पर। हाँ, तुम तो इस इंतजार में हो कि कब तुम्हारा चहेता बेटा अपनी बीवी को साथ लेकर अपने बुजुर्गों के देश सुधारे। आपसे तो बदर ने वादा किया है 2-4 साल गुजार के वापस आ जाऊंगा। उसका ये वादा भी मुझे वादा कम और धोखा ज्यादा लगता है। आपके वहम का इलाज हमारे पास नहीं।
अब तो ये वहम जिंदगी भर का रोग बनकर रह गया है। मेरा घर बर्बाद हो गया है लैला, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। खुदा ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने भाई के घर के साथ रिश्ते छूट गए तो दुनिया का हर घर मेरी नजरों में उजड़ गया। लोगों की खातिर हम अपनी औलाद का साथ तो नहीं छोड़ सकते। औलाद का ये तस्वर भी कभी कभी जान का अजाब बन जाता है। ये जानकर भी कि हमारे बच्चे अब हमारे नहीं रहे, वो सिर्फ अपनी खुशियों और उमंगों के साए तले पल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बच्चों की तरह जमीन पर बैठे बैठे आसमान के चांद की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बहलाने की खातिर। अब तो बाकी जिंदगी महज झूठी तसल्लियों के सहारे ही गुजारनी होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं गुल मोहम्मद के घर जाऊं या नहीं? जाना तो पड़ेगा, जिसके घर पर भी हो, जिसके दर पर भी हो, और वो इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई लिंक तो बाकी रहे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा 2 हाथ 2 पैर लेकर यहां से चल पड़ा, फिर तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बेगम साहिबा की हालत की कुछ खबर है नफी? बेगम साहबा के दिल की हालत तो बस खुदा ही जानता है। मैं तो कल भी उनसे मिलने गई थी। हाँ, उनकी खबर लेना बहुत जरूरी है। इन दिनों उनका ख्याल रखना है। कुछ अरसे बाद तुम्हारे बेटे की सास बनेगी। कुछ अरसे बाद क्यों? मैं तो कुछ ही दिनों में बात खत्म कर दूंगी उनसे। लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अभी तो उस बेचारी के दिल के जख्म ताजा हैं। कुछ अरसा गुजर जाने दो, बदर का किस्सा पुराना हो जाए तो हम आफताब के लिए उनसे बात करेंगे। लेकिन मुझे डर है कि कोई और हमसे सबकत न ले जाए। इलाउद्दीन खान पीठ से निकल गए तो फिर हमारे घर के अलावा और कौन सा घर हो सकता है जहां बेगम साहब अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए राजी होंगी? ये बात मुझे भी पसंद नहीं। इस अरसे में हम उनके और करीब आने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि वो खुद ही इस बारे में हमें इशारा कर देंगी। मम्मी, मम्मी आपकी मेहमान है। कौन मेहमान है? लैला आंटी। अकेली आई है या? जी पापा अकेली हैं। अच्छा, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम अभी आते हैं। अच्छा नफीसा, अब मुझे जाना चाहिए। खान भी घर में अकेले बैठे हैं, बदर कहीं बाहर गया हुआ है। खान साहब आपके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। पूरे 1.5 बरस तक कैद तन्हाई के अज़ाब काट चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो वो आपके जवाब के इंतजार में बैठे हैं और आप लोगों ने पूरे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। ऐसी बातों में तो लोग बरसों और महीनों सोचते हैं, और यहाँ तो घर का मामला है और हमने आपसे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत ही तो मांगी है। नफीसा, 1 हफ्ते की बात तो ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते से 1 दिन भी ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो मालूम है बदर के जाने में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आए प्लीज। मम्मी, ये लैला आंटी किस लिए आई थी? मैं इस बारे में भी तुमसे बात करूंगी। कोई खास बात है? हाँ, खुशी की बात है। खुशी की? क्या जेबी की मम्मी मान गई? जेबी की बात तो कब की खत्म होगी नाजी। अब तो हर जगह हमारी नाजी का नाम आएगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। एक एजुकेटेड लड़की के लिए इससे बढ़कर समझने की जरूरत भी नहीं। मम्मी, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती? मैंने तुम्हें एक एजुकेटेड लड़की कहकर पुकारा है, लेकिन तालीम याफ्ता होने का यह मतलब नहीं कि माँ और बेटी के दरमियान शर्म हया की दीवार गिर जाए। शर्म हया का मतलब ये भी नहीं कि लोग अपनी बेटियों को बेजबान मवेशियों की तरह बोलने के हर हक से भी महरूम रखें। तुम कहना क्या चाहती हो? जो आप चाहती हैं वो मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें मंजूर नहीं? इलाउद्दीन खान जैसा बाइज्जत और बावकार घराना, बदर जैसा खूबसूरत और शरीफ लड़का, फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर। अरे ऐसे रिश्तों के लिए तो लोग खैरात मांगते हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं। नाजी, आपके कहने पर मैं अपने आप को दरिया की लहरों के हवाले तो कर सकती हूँ, लेकिन यह जुल्म मैं अपने आप पे नहीं होने दूंगी। तुम इसे जुल्म समझती हो?
बदर के लिए बेगम साहबा जैसी औरत ने अपनी अकलौती बेटी को अभी तक घर में बिठाया हुआ है। बेगम साहिबा का घर लुट चुका और उस उजड़े घर की बुनियादों पर आप लोग अपनी ख्वाहिशों की इमारत खड़ी करना चाहते हैं? लोग अपने लिए सोचते हैं और तुम्हें दुनिया की फिक्र लगी हुई है। मम्मी, इस दुनिया में हम जैसे और भी लोग बसते हैं। हर इंसान अपनी खुशियों का खुद जिम्मेदार होता है। और फिर बदर के इनकार के बाद उनके दरमियान तमाम रिश्ते खत्म हो गए। बदर और जेबी का रिश्ता तो खत्म हो सकता है, लेकिन नाजी का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। जेबी मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। जेबी तुम्हारी बहन है? हाँ हाँ, वो मेरी बहन है और बदर मेरा भाई। मैं आप दोनों को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। आखिर इस मुल्क में रखा ही क्या है? इस मुल्क में रखा ही क्या है? क्या है इस मुल्क में? वाह बेटे वाह। इस मुल्क में तुम्हारी मट्टी है, तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी नस्लों के तसलसल की तारीख, तुम्हारे बुजुर्गों की शानदार रिवायात एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। डैड, आप लोगों को अपने शानदार माजी की फिक्र है और मुझे शानदार मुस्तकबिल की तलाश। इस शानदार माजी के पहलू में तुम्हारे लिए शानदार मुस्तकबिल की जमानत भी तो मौजूद थी। तुमने उन सब चीजों को ठोकर लगा दी। अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर के हसूल के शौक में तुम अपनी हकीकत को भी भूल गए। अपनी हकीकत, अपनी असलियत, अपना खून, अपनी मट्टी से वाबस्ता हर चीज को हकीर समझना इस जमाने का फैशन और तुम्हारी जनरेशन की फितरत सानिया बन चुकी है। आप गलत समझ रहे हैं डैड। दरअसल यहाँ पे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे जहन पर तो यूरोप और अमेरिका की रौनकें सवार हैं। तुम्हारी आंखों पर पराई तहजीब की पट्टियां चढ़ी हुई हैं। तुम्हारे कान अपनी मां की लोरियों की सदाओं से महरूम हो चुके हैं। आप इसके साथ झगड़ा क्यों करने लगे? इसे प्यार और शफकत से समझाएं। न ये कोई बच्चा है कि मैं इसे बहलाने की कोशिश करूंगा, और ना मैं कोई बेकारी हूं कि इसके आगे झोली फैला दूं। डैड, मैं आप दोनों को भी साथ लेके जाना चाहता हूं। मैं आपको यहां रहने नहीं दूंगा। नहीं, यहां तुम्हें किस चीज की तकलीफ है? क्या चीज नहीं है तुम्हारे पास? आई एम इन ट्रबल डैड। यहां चारों तरफ बंदूकों की नालियां और रिवॉल्वर्स की गोलियां नजर आती हैं। आप सब लोग यहां क्लाशनकोव कल्चर में गिरे हुए हैं। क्लाशनकोव कल्चर? बारूद, बंदूक, क्लाशनकोव, मिसाइल, रॉकेट, एटम बम, हाइड्रोजन बम एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। ये सब तोहफे तो इंसानों के लिए तुम्हारे आकाओं के दिए हुए हैं। तुम मुझे उनके पास ले जाना चाहते हो? तोपों के दहाने में ले जाना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? मैं आप दोनों की टिकट भी ओके करवा चुका हूं। ये रहे आपके टिकट। ये आपने क्या कर दिया? तुम्हारे हिस्से का टिकट तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो अपने बेटे का साथ दे सकती हो। तो आप क्या समझते हैं मैं यहां रहूंगी? अपने बच्चों से दूर रहकर तो मेरा दम निकलेगा। आप अपने बारे में भी सोच लें। आप यहां बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। इंसान दुनिया में तन्हा आता है और तन्हा ही रुखसत हो जाता है। पहली सांस से लेकर आखिरी दम तक हम अपनी जात की तन्हाइयों में ही सफर करते रहते हैं। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है? अगर तुम अपना फैसला नहीं बदल सकती तो मेरा फैसला भी आखिरी समझो। दिलदार हुसैन। जी सरकार। जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है जी? दिलदार हुसैन, बत्तियां बुझा दो, दरवाजे बंद कर दो।
आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। नहीं, तुम्हारे आने से मेरी तबीयत संभल गई है। बैठो। शुक्रिया। सिफतुल्ला, जी। इनके लिए चाय वगैरह, और हाँ, जेबी को भी यहाँ भिजवा दो। जी बेहतर। आपके कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन आधा मुकम्मल हो चुका है। ये आपके बिल हैं। इस काम से अब मुझे कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है अली। अब तो ये सारी बातें बहुत बेमकसद और फजूल सी लगती हैं। मैं समझा नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जेबी तुम्हारे पास बैठेगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर की जरूरत हो तो मैं नहीं, बुलाना शुक्रिया। चाहूंगा जी। मैं कुछ देर आराम करूंगी। बेगम साहिबा की बातें आज कुछ बदली बदली सी नजर आती है मुझे से भी। बड़ा चेंज महसूस किया है मैंने। हाँ, हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया जिसकी वजह से मेरी मम्मी के बरसों के ख्वाब बिखर गए हैं। मैं जानता हूं बदर के जाने से आप सबको बड़ा सदमा पहुंचा होगा। हम सबको नहीं, सिर्फ मेरी मम्मी को। तुम्हारी मम्मी का सदमा हम सबके लिए अफसोसनाक है। आई एम रियली शॉक्ड सेबी। तुम भी अली, तुम भी? किसी भी शख्स के जिंदगी भर के अरमानों पर यूं ओस पड़ जाए, वो यकीनन सबके लिए अफसोस का बायस बन जाता है। अगर मेरी मम्मी का बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो जाता तो तुम्हें खुशी होती इसकी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना पहले मेरे लिए मुमकिन था और ना अब। मुनाफिकाना रवैयों की मेरी नजर में कोई वक़्त नहीं है अली। खुद गर्ज इंसान को मैं इंसान ही नहीं समझता सेबी। खुद गर्ज? सिर्फ अपनी खुशी पर दूसरे की खुशियां निछावर करने वाले लोग। कैलिफोर्निया के सफर में बदर का साथ देकर मेरी खुशियों का, मेरी उमंगों का नीलाम हो जाता अली। अपनी माँ की खुशी की खातिर मैं इसके लिए भी तैयार थी, लेकिन मेरी ये कुर्बानी भी मेरी माँ के काम ना आ सकी। और यही बात तुम्हारे हमदर्दों के लिए अफसोस की बात हो सकती है। मेरे हमदर्द? जो तुम्हारे साथ दर्द के रिश्ते में शिरकत का दावा करते हैं। अली, दर्द के रिश्ते में तुम मुझे हमेशा अपना हमसफर पाओगी सेबी। आज ये दुनिया कितनी खूबसूरत और रंगीन दिखाई दे रही है मुझे। पता नहीं मैं आज इस कदर खुश क्यों हूँ जोशी। पता है हमें प्रिंस, तुम्हारे रास्ते की दीवार तुम्हारे रास्ते से हट गई है। प्यार के गुलशन से कांटों की मुकम्मल सफाई हो गई है। अब तो हर तरफ फूल ही फूल होंगे, फूल ही फूल। इन फूलों का सेहरा इन्हें कब पहनाना है जोशी? ये तो प्रिंस ही बताएगा कामी। तुम्हारा कब ख्याल है कामी? मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले बहार का मौसम हमारे यार का मौसम हो जाए। इस कदर जल्द? तुम लोग तो हथेली पर सरसों जमाना चाहते हो। हाँ यार प्रिंस, तुम्हारा दिल तो ठिकाने लगा। डॉक्टर बदर का जहाज भी कैलिफोर्निया पर लैंडिंग कर रहा होगा। अब तो तुम्हारे लिए मतला बिल्कुल साफ है। एक बदर के चले जाने के बाद भी मुझे हर तरफ से खतरात का अंदेशा है कामी। बेगम साहिबा की जायदाद और प्लाजा पर अब भी बहुत सौ की नजरें लगी हुई हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें उनके साथ बात पक्की करनी है। फिर आजकल में इस बात का फैसला हो जाए। कल का इंतजार कौन करेगा? मैं अभी इसी वक्त इस बात का फैसला करता हूँ। सर, आपने आफ्ताब की बात के बारे में गौर किया? उसके मुतालिक मैं पहले ही से सोच चुका हूं खादिम हुसैन।
तुम क्या समझते हो इस मामले से मैं गाफिल रह सकता हूं? ये तो मेरा बरसों का ख्वाब है। और मेरे ख्याल में इस ख्वाब को अमली शक्ल देने का वक्त आप पहुंचा है। बेगम साहिबा के मिजाज से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। अलाउद्दीन खान के बेटे के सदमे का असर अभी उसके दिमाग पर बाकी है, और आफताब के लिए उनसे बात करने में हमें अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना तो चाहिए। आप बेहतर समझते हैं सर। तुम ये भी जानते हो खादिम हुसैन के फकीरे के मसले ने भी मुझे काफी डिस्टर्ब किया हुआ है, और मैं सबसे पहले उस मसले को हल करना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। फकीरे के सर का सौदा 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। फकीरे का कत्ल हमारे लिए सरासर घाटे का सौदा साबित हो सकता है। मैं समझा नहीं सर। मेरी जायदाद पर फकीरे के नाजायज कब्जे का इल्म सारी दुनिया को है, और उसके कत्ल के इल्जाम का टारगेट मैं ही बनूंगा। कानून मुझे छोड़ भी दे, लेकिन मेरा बेटा नासिर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आपकी बात काफी वजनदार है। जायदाद का असल वारिस तो नासिर ही है। फकीरे को राजी करने के लिए कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरी सूरत चाहिए मुझे खादिम हुसैन। जिंदा फकीरे की कीमत मुर्दा फकीरे की कीमत से कई गुना ज्यादा है सर जी। भूखे फकीरे का पेट 5 लाख से भर जाएगा। भूखा फकीरा नहीं, भूखा शेर। अब नासिर के असिस्टेंट कमिश्नर बन जाने के बाद उसकी मांग हर लिहाज से बढ़ चुकी। 10 लाख में भी उसके साथ सौदा तय पा जाए तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। मैं फिर भी फायदे में रहूंगा। 50 जरीब जमीन की कीमत का अंदाजा है मुझे। और दौलत से ज्यादा ये हमारे लिए इज्जत का मसला है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो खादिम हुसैन। मैं इस मसले को हर सूरत में हल करना चाहता हूं। मैं आफताब के लिए दुश्मनी और अदावतें छोड़ना नहीं चाहता। और सर, गांव में फिर हमारे और भी तो कारोबारी मंसूबे हैं। तुम फौरन गांव जाने की तैयारी करो खादिम हुसैन। जिस तरीके से भी हो तुम्हें फकीर मोहम्मद को अप्रोच करना है। अच्छा, तो तुम खादिम हुसैन हो। सुना है तुम गुल मोहम्मद के बहुत खास आदमी हो। हम बैठो बैठो। ताबेदार हैं खान जी। ये रास्ता तुम्हें किसने बताया? मेरा मतलब है कि यहाँ तक कैसे पहुंचे? मोहब्बत और खलूस के रास्ते किसने रोके हैं जी? मोहब्बत और खुलूस, तुम लोग वाकिफ हो इन चीजों से? मैं तो बाहर का आदमी हूँ जी, लेकिन यकीन जानिए गुल साहब आपकी दिल से इज्जत और कदर करते हैं। अच्छा, गुल मोहम्मद के सीने में भी दिल है? क्यों नहीं जी, अगर उन्हें आपकी इज्जत का पास ना होता तो क्या? हा? क्या करता वो? आपने उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया और उसने आपके खिलाफ दावा तक नहीं किया। दावे लोग अपनी मलकियत पे करते हैं, दूसरों की नहीं। गिले शिकवे तो लोग अपनों से करते हैं, दूसरों से नहीं। गुल मोहम्मद के लिए अपने जात के सिवा हर कोई गैर है। न उसका कोई भाई है, न बीवी है, न बेटा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं खान जी। तो मतलब की बात करो। गुल मोहम्मद साहब ने आपके लिए दोस्ती का पैगाम भेजा है। दोस्ती का? उन्होंने आपके लिए 5 लाख का चेक भेजा। 5 लाख का चेक? तो इसके एवज तुम मुझसे 50 जरीब जमीन लेना चाहते हो? हाँ, वो जमीन आपके किस काम की खान जी? गांव तो आप वैसे ही छोड़ चुके। गांव छोड़ा है, कोई गैरत नहीं छोड़ी। और तुम लोगों ने मेरे गैरत की बहुत कम कीमत लगाई है। अगर आप चाहें तो इस चेक में और भी इजाफा हो सकता है। कितना इजाफा? 6, 7, 8 लाख। और ये चेक डबल भी हो सकता है खान जी। लेकिन मैं अपने गैरत को टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता।
دیا خان جی. جاؤ اور اپنے حساب سے کہہ دو کہ اگر وہ بینکوں، کارخانوں اور اپنے تمام کاروبار کی پونجی میرے نام کر دے تو پھر بھی میں اس کے ساتھ اپنی غیرت کا سودا نہیں کروں گا. یہ کیا ہے پاپا؟ آپ کیا جلا رہے ہیں؟ یہ آگ، یوں سمجھو بیٹا، اس آگ میں میں خود چل رہا ہوں. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کو کس پہ غصہ آ رہا ہے؟ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے. اپنی قسمت سے شکوہ ہے مجھے. پاپا، اس پری دنیا میں میرا کوئی دوست ہے نہ رشتہ دار. وقت اور زمانہ اب سب میرے دشمن بن گئے ہیں. یہ آج پھر کس دشمن کی بات ہو رہی ہے؟ میرا اصلی دشمن میرے اپنے ہی گھر میں رہتا ہے. اپنے گھر میں؟ ہاں، میری ذات میں، میری وجود میں. میں نے اپنے گلے پر خود ہی چھرا پھیرا اور آج اس کا خمیازہ خود بھگت رہا ہوں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آج آپ؟ اگر میں اپنے پاؤں پر کلہاڑا نہ مارتا تو آج فقیرے کے سامنے خود کو اس طرح بے بس و بے دست نہ پاتا. فقیرہ؟ اپنے بھائی کا دل توڑ کر، اسے اپنے گھر سے خالی ہاتھ بھیج کر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے نفی، سب کچھ لٹا دیا ہے. تو یوں کہو نا کہ تمہیں آج پھر اپنے خان لالا کی یاد ستا رہی ہے. یہ انہی کی بددعائیں ہیں. اس کی بیوی کا آزار لگ گیا ہے مجھے کہ اتنی دولت، جائیداد اور بنگلوں کے ہوتے ہوئے میرے لیے سکون نام کی کوئی جگہ نہیں ہے. میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں. اتنا خفا ہو رہے ان لوگوں کے لیے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھام دو. ممی، اب بھیجتی ہو مجھے ان کے پاس؟ کون سا منہ لے کر میں جاؤں گا ان کے پاس؟ ضرورت کی خاطر شیر کو اپنے چہرے پر لومڑی کی کھال اوڑھنی پڑتی ہے. تمہاری خاطر میں نے ہمیشہ خود کو بھی دھوکے میں رکھا اور دوسروں کو بھی. لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ میری محرومیاں، میری ناکامیاں. میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں نفی، بالکل اکیلا. اگر اپنے مخالفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں سہاروں کی ضرورت ہے تو تمہارے رشتہ داروں جیسے میرے پاس تنخواہ نوکر ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ کر دیں گے. نفی! اگر ان کے بغیر تمہارا جینا ناممکن ہے تو جاؤ اور گاؤں میں ان کے پاس ٹھہر جاؤ. یہ تو پورا بازار ہے. کپڑے کی دکان کھول رکھی ہے کیا تم نے پلوشے؟ ذرا آ کر دیکھو نا، میرا بیٹا میرے لیے کتنا سامان لایا ہے. اللہ اس کی عمر دراز کرے. اسے حفاظت سے رکھو، تمہارے کام آئیں گے. ہماری عمر اب ان چیزوں کی کہاں. یہ سب کچھ تو اس کی دلہن کے لیے ہے. دلہن؟ اس کی دلہن کا سن کر آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ کچھ یاد آ گیا پلوشے، دل کو ایک دھچکا سا لگا. ہاں، دل تو میرا بھی حسرتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے.
इंसान के सब अरमान कब पूरे होते हैं? लेकिन मेरा तो बस यही एक अरमान था बुलवाशी। अल्लाह को यही मंजूर था। जो कुछ हो गया है उसे भूलने की कोशिश करें। इस गम को अपनी जान का रोग न बनाएं। लेकिन ये दर्द तो अब मेरे सीने का नासूर बन चुका है बुलवाशी। खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे अपने बेगैरत भाई की नीयत और ईमान का पता चल गया। ये फिर किस बात का मातम हो रहा है माँ? आप दोनों कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। पता नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा कुल मोहम्मद के घर को कब भूलेंगे? क्या रहा है हमारा उस घर के साथ? किस रिश्ते के बल पर यह आए दिन उनका जिक्र होता रहता है? मैंने आपको बार बार समझाया है कि आप भूले से भी उनका नाम न लें, लेकिन मालूम नहीं क्यों। यही तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा के दिल से एक कांटा निकलने वाला नहीं है। हमारा बदला उन लोगों से अल्लाह ले। आपका बदला मैं लूंगा उनसे। दुलिया जी खान। देखो कौन है। अच्छा जी। अरे ये तो बड़े लोग आ गए हैं खान। कौन? ये तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप मौजूद हैं? अरे बेटा हम कहाँ जाएंगे, इस डेरे के चौकीदार जो ठहरे। अच्छा ये बताओ तुम मगर इतला कैसे आए? खैरियत तो है ना? मामा जी मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ, आपको इतला देने के लिए। फिर वापसी है। खुशखबरी कैसी ना था? आज मुझे मेरी तकर्रुरी का लेटर मिल गया मामा जी, और कल से मैं ड्यूटी पर हूँ। कहाँ हुई तुम्हारी तकर्रुरी? बहुत दूर तो नहीं भेजा? दूर नहीं, बिल्कुल आपके करीब। मेरे करीब? आपके करीब कौन सी जगह हो सकती है मामा जी? मेरे करीब तो मेरा दिल है बेटा। हाँ तुम्हारी तकर्रुरी पेशावर तो नहीं हुई? आपने ठीक बूझ लिया मामा जी। वैसे मैंने अब्टाबाद में अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे पेशावर में ही ठहरना पड़ा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ नासिर खान, अपने इलाके का अफसर बनकर तो हमारे भी काम आ सकते हो। हमारे अजीज, हमारे दोस्त, उन सब का ख्याल रखना है तुम्हें। इसी खदशे की बिना पर तो मैंने पेशावर से बाहर जाने की कोशिश की थी अब्दुल्ला चाचा। तो फिर तुम्हारी अफसरी का क्या फायदा हुआ? अब से तुम्हारे इरादे ये हैं तो क्या मुंह दिखाएंगे हम इलाके के लोगों को? इलाके के लोगों की खिदमत करना मेरा फर्ज है। उनके हर जायज काम के लिए मैं हाजिर हूँ। नाजायज काम के लिए हम भी तुम्हें नहीं बताएंगे बेटा। अच्छा मामा जी, अब मुझे वापस जाना है। क्या क्या? रात यहाँ गुजारो, सुबह सवेरे चले जाओगे? शहर तो यहाँ से इतना दूर नहीं। जुमे का दिन मैं यहीं गुजारूंगा मामा जी। आज मेरा अली के साथ प्रोग्राम है और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे मिलो, लेकिन जुम्मे के दिन जरूर यहाँ आना है। वो तो मैं आऊंगा मामा जी। और हाँ बेटे, एक बात जरूर याद रखना। क्या बात है मामा जी? तुम्हारा अब शहर में मुस्तकिल ठिकाना है बेटा। तुम अब बड़े आदमी बन गए हो। अपने और खैर दोस्त और दुश्मन सब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हें दोस्त और दुश्मन में बहरहाल तमीज करनी होगी। मैं समझा नहीं मामा जी। देखो बेटा, तुम्हें अब बेशुमार दोस्त मिलेंगे, मगर इस शहर में मेरा एक दुश्मन है, फकत एक। दिलदार हुसैन। जी सर। ये ले जाओ। सर आपने चाय तो पी नहीं? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उदास है। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। ओह मॉर्निंग। अच्छा वो विकी तुम आ गए। मैं बहुत टेंस फील कर रहा था, बहुत तन्हा।
لیکن آج میں آپ کو کمپنی نہیں دے سکتا. دوسری پارٹی آپ سے ملنے آئی ہے. दूसरी पार्ट? اپنے گھر کے لوگ. بیگم صاحب آئی ہے. कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे तुम? حقیقت ہے سر, باہر دروازے میں کھڑی. तो बुलाओ अंदर. آج अस्सलाम वालेकुम खानदान. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम अंकल. जीती रहो. बैठो बैठो. थैंक यू. दिलदार हुसैन. नहीं खानदान में किसी चीज़ की जरूरत नहीं. हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपको साथ लेकर जाएं. कहाँ? अपने घर. अंकल अब आप हमारे साथ रहेंगे. ये तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकूंगा. खान लाला आप यहाँ बिल्कुल अकेले हैं. वो घर भी आपका अपना है. आप उस घर के बड़े हैं. मैंने उस घर के साथ कोई भलाई नहीं की. जिस शख्स के हाथों अपना घर बर्बाद हो जाए वो भला दूसरों के लिए. सब नसीबों की बात है. वरना इसमें ना आपकी ख्वाहिश थी ना मेरी मर्जी. इसमें आपका कोई कसूर नहीं है. कसूर जिसका भी था, लेकिन जिम्मेदार मैं अपने आप को गर्दानता हूँ. मुजरिम जो कोई भी था, लेकिन मैं शर्मसार हूँ आपके सामने. खालिक और मखलूक के इरादे एक जैसे नहीं होते खान लाला. मैं अपनी किस्मत पे शाकिर हूँ. ये दुनिया का दस्तूर है. परिंदे अपने बच्चों के लिए एक एक तिनका इकट्ठा करके आशियाने बनाते हैं. एक एक दाना अपनी चोंच में लाकर उन्हें खिलाते हैं. अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए एक मुसलसल तगदो, दिन रात मुतसादम, उनकी जुद्दोजहद, उनकी उड़ाने, एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट. लेकिन जब बच्चों के कलपुर्जे निकल आते हैं और जवान होकर उड़ने के काबिल हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी मंजिलों की तलाश में निकल जाते हैं. ऐसे में घर उजड़ जाते हैं, आशियाने वीरान हो जाते हैं. खान लाला. अंकल. जेबी डॉक्टर को बुलाओ. विकी कहाँ है? खान लाला. नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है. अपना डॉक्टर मैं खुद ही हूं. यही वो मेरी मेडिसिन पड़ी होगी साथ वाले कमरे में, वो जरा ला दे. आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं सर जी. मेरी परेशानियों के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो खादिम हुसैन. एक तो फकीरे ने मेरी पेशकश को ठुकराकर मुझे बहुत तशवीश में मुब्तला कर दिया है, और दूसरी तरफ अपने निकम्मे बेटे का गम खाया जा रहा है मुझे. पता नहीं आफ्ताब का क्या बनेगा. मेरी माने सर, तो आप आफ्ताब खान की जल्दी से शादी कर दीजिए. उसकी शादी के बारे में हम संजीदगी से सोच रहे हैं खादिम हुसैन, लेकिन बेगम साहिबा के घर के हालात आजकल कुछ ऐसे हैं कि उनसे बात करने का हौसला नहीं है मुझ में. और मेरा ख्याल है कि इस बात को ज्यादा तूल देने से हालात के और ज्यादा बिगड़ जाने का अंदेशा है. और कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो यकीनन आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. कुछ लोग? जी हाँ, आपके घर के लोग. आपका भतीजा, और प्लाजा के सिलसिले में तो उसके बड़े क्लोज रिलेशन है उनके साथ. वो लड़का बड़ा तेज और चालाक है. अली, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग पर. मैं यहाँ बिल्कुल अकेला था. तुम्हारे आने से ये बोरियत तो खत्म हो जाएगी. तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है? हमारे काम की नोयत कुछ ऐसी है कि दोस्त बनाने और दोस्ती निभाने का मौका बहुत कम मिलता है. अपने पुराने साहबों से मिलते हो कभी? मेरा मतलब है तुम्हारे चचा. उनके साथ मिलने को अब क्या रहा है नासिर? लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता अली. तुम क्या चाहते हो? पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है कि किसी न किसी तरीके से तुम्हारा निभाह हो उनके साथ. तुम खुद क्यों नहीं जाते उनके पास? ये बात तो मेरे लिए नामुमकिन है. बाप की जात से मुझे नफरत है.
البتہ بہن بھائی، پتہ نہیں ان رشتوں کے لیے میں کیوں ترستا ہوں. میں جانتا ہوں ناصر، تمہارے مسئلے کو میں جانتا ہوں، لیکن اب تو میرے پاس نہ تمہارے مسئلے کا کوئی حل موجود ہے اور نہ اپنے. تمہارے بلڈنگ وینچر کا کیا بنا؟ تمہارا پلازا چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا. تم نے ابھی تک ان لوگوں سے ملوایا نہیں. بڑی تعریفیں سنی ان کی. تعریف کے قابل تو ہیں وہ لوگ. کسی دن تم کو لے جاؤں گا ان کے پاس. آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو علی. ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے. میں نے شاید تم سے ناصر کا ذکر کیا تھا. ہاں ہاں، مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے. اس کی یہاں پشاور میں پوسٹنگ ہوئی ہے. اے سی پشاور. تمہارے دوست ہیں؟ میرا دوست، میرا بھائی، میرا سب کچھ. پھر تو تمہیں ان کو یہاں ضرور ساتھ لانا چاہیے. کس کی بات ہو رہی ہے زیبی؟ ممی وہ ناصر کی بات ہو رہی ہے. علی کا کزن ہے اور ممی وہ سی ایس پی ہیں. ان کی یہاں نئی نئی پوسٹنگ ہوئی ہے ہمارے شہر میں. میں کسی دن اس کو یہاں لے آؤں گا. میں نے اس سے آپ کا ذکر کیا ہے. اس کی خود بڑی خواہش ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. میری طرف سے اسے دعوت دو. اور ممی اس کے لیے تو کوئی باقاعدہ پارٹی ہونی چاہیے. وہ پارٹی تو مجھ پر ڈیو ہے، اور میرا خیال ہے کسی ہوٹل میں. یہ تمہارا اپنا گھر ہے علی، اور اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ہوٹلوں میں دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خواہ لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. تم خام خواہ تکلف سے کام لے رہے ہو. تمہارا مہمان آئے گا اور اسی گھر میں آئے گا. آپ کا حکم ہے تو ایسا ہی ہوگا. اور ہاں، اس دعوت میں دوسروں کے علاوہ تمہارے ماں باپ بھی شریک ہوں گے. میرے ماں باپ؟ ہاں علی، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں.